नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है वो नक्षत्र के ऊपर है। आप अपना जन्म नक्षत्र देखिए, चार्ट खोल के बैठिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नक्षत्र हमारे 27 है। 28वां नक्षत्र जो अभिजीत मुहूर्त के लिए हम देखते हैं, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने इसको एक्सक्लूड कर दिया था। अब आता है पॉइंट, हमारा नक्षत्र क्या है और ग्रह क्या है। नक्षत्र आत्मा है, ग्रह शरीर है। अब ये देखिए, शरीर को आत्मा किसकी मिली, यानी ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, वो किसकी आत्मा में बैठा है, ये चीज समझने की जरूरत है। अब मैं यहाँ पर आपको अपने अपने चार्ट में देख लो। वैसे तो मेरी कुंडली में बहुत बड़े राजयोग हैं, ऐसी कुंडली, दिव्य कुंडली किसी के पास नहीं है, मैं अपने चार्ट से पढ़ाऊंगा। फिर भी यहाँ बता रहा हूं। अब आप देखिए कि आपका लगना लॉर्ड, जो भी आपका लगन है, ठीक है, जो भी आपका लगन है, उस लगन का नक्षत्र का स्वामी, आप किसी भी लगन में पैदा हुए, मान लीजिए आप जेमिनी असेंडेंट है, बुध है, क्लियर है। बुध मान लीजिए किसी भी नक्षत्र में बैठा होगा, कोई नक्षत्र होगा, मान लीजिए पुनर्वसु में बुध बैठा था जी आपका। अगर वो बृहस्पति तीसरे घर में बैठा है, यू आर कैरिंग हैवी ड्यूटी कार्मिक डेट्स। बात करता हूं, मैं तो कई कुंडली ऐसे ही कंसल्टेंसी में देखता ही नहीं, बचा ही कुछ नहीं है इसका, मैं देखूं क्या, क्योंकि वो हैवी ड्यूटी के कार्मिक डेट्स हैं। आपका रिसाइकलिंग हुआ है, यू वर डूइंग द मिस्टेक, सेम मिस्टेक इन द प्रीवियस बर्थ, सो गॉड हैज गिवन यू द न्यू बर्थ, रीस्टोर एंड रीएनालाइज ऑफ ऑल द मिस्टेक यू हैव डन इन द प्रीवियस बर्थ। अपन ध्यान ही नहीं जा रहा कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। हाँ, ऐसा राजयोग मेरे चार्ट में है, मुझे अब अपनी गलतियां दिख रही हैं, मैं पिछले जन्म में ये गलतियां कर रही थी, मुझे दिखती हैं। मैं क्लास में अच्छे से उंगली पकड़ के पढ़ाने का प्रयास करता हूं, तो मेरे चार्ट में ये राजयोग है। अब आते हैं कि कौन सा नक्षत्र बताएगा कि आपकी सोसाइटी में क्या पहचान बनेगी, आपकी पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी। क्लियर है। बहुत सारे डीप पढ़ाना है मुझे, 10 दिन लगेंगे मुझे पढ़ाने में इसको। और सबसे बेहतरीन चीज इसकी इसकी पीडीएफ है, जिसे मैंने मॉडिफाई किया है, चरणास को। और इस बार नक्षत्र में मैं रिवील करूंगा, जो लोग रील बना लेते हैं या बहुत सारे ज्ञानी पुरुष जो विद्वान लोग हैं, जो ये कहते हैं जी बुध अगर इस नक्षत्र में होगा तो इसका ये फल होगा, वो फल होगा। मैं कभी पढ़ाता नहीं हूं ये सीक्रेट टेक्निक, बट बाय दिस टाइम आई विल रिवील टू ऑल ऑफ यू ये होता क्या है। लोचा 1 मिनट में आप भी देख के किसी का भी चार्ट बता देंगे, गुण या अवगुण। फोकसिंग करनी होती है हमें 3 या 4 भावों की, सर्वाधिक लगन की, पंचम भाव की क्योंकि वो पूर्व पुण्य है, नवम भाव की भाग्य है, दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र। इन नक्षत्रों की टेक्निक मैं रिवील कर दूंगा। वैसे तो मैं सारे ही 27 बताऊंगा, लेकिन प्रमुखता से हमें इन्हीं कोई 2 देखना है, किसी में बैठा हो। कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है या नहीं है। नाउ यू हैव टू सी वन मोर थिंग बिफोर सीइंग दिस काइंड ऑफ अ योगा। वो ये है कि अगर आपका तारा दोष में है तो फिर गड़बड़ हो गई। देखिए कहीं आपका शुक्र जो है कृतिका या पुष्य या रेवती में तो नहीं है। यू आर बोर्न फॉर द रिच, आपको अमीर बनना है अगर ये शुक्र इन नक्षत्रों में आता है। तो ये भी एक टेक्निक्स है, बहुत सारी मैं क्लास के अंदर रिवील करूंगा। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण के अंदर जो होता है वो क्या होता है, 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट एक चरण होता है। क्लियर है। हम हर एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत डीपली। ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा जन्म होता है, पंडित जी बताते हैं ना, कुंडली बनाते हैं पंडित जी हमारे। पंडित जी लिखते हैं हमारा नक्षत्र किसमें जन्म हुआ है, क्या है क्या नहीं है। अब आप सब खोल लो, जो जितने मैं बता सकता हूं उतने से तो आप देख सकते हैं। चंद्रमा देखिए किसके नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र देखिए आप, ठीक है जी। चंद्रमा का आपने क्या देखना है, नक्षत्र देखना है। अगर तो चंद्रमा जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है, आपका जन्म चंद्रमा जो है पुनर्वसु में है, पुष्य में है फॉर एग्जाम्पल, या पूर्वा फागुनी में है फागुनी, या अनुराधा में है अनुराधा,
तो आपका जन्म रजत यानी चांदी के पाए का हुआ, श्रेष्ठ जन्म है आपका। सिंपल सी बात है। मैं एक क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक बात शेयर करूंगा, जाके आप मेरे YouTube चैनल पर देख लीजिएगा। मैंने बहुत पहले कुलाकुल नक्षत्र को रिवील किया था। कोई देवी जी थी, उन्होंने मेरे चैनल पे वर्ड्स लिखे थे कि मैंने पहली बार ये नक्षत्र को सुना है, क्या ये भी नक्षत्र होते हैं, कुलाकुल अकुल नक्षत्र होते हैं। बहुत सारा इसका डेप्थ जो है ना, ए से लेके जेड तक मुझे सारा पढ़ाना है, आपको हैंड ओवर करना है मेरे को, क्योंकि यही मेरा कार्मिक डेट्स है। तो चंद्रमा अगर आया तो ये रजत यानी चांदी के पाए में आपका जन्म हुआ, आपको पता लग गया। अगर चंद्रमा जो है पूर्व आषाढ़ा, या मान लीजिए उत्तर आषाढ़ा, या मान लीजिए श्रवण में, जितने हैं वैसे क्लास में तो मुझे पूरे बताने हैं, या कुछ एक बता रहा हूं, घनिष्ठा में, तो आप जो है तांबे के पाए में पैदा हुए हैं। सामान्य जन्म है आपका, आगे बढ़ने तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, तांबे का पाया हुआ, ताम्र उसे बोलते हैं। अगर चंद्रमा जो है आपका किसमें चला गया, भरणी नक्षत्र में, तब भी आपका जन्म सामान्य ऑर्डिनरी है, संघर्ष से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, स्वर्ण पाए में आपका जन्म हुआ है। अब आ रहा है सबसे बड़ा राजयोग वाला। अगर आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो लोहे का पाया है, इसे अशुभ माना जाता है, हानिकारक माना जाता है। सीधी बात, नो बकवास। लोहे का पाया सर्वाधिक अशुभ माना गया है जन्म। क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हमने जन्म पाया देख लिया और इसको समझ लिया। अब हम चलते हैं, कारण क्या है कि सूर्य हर एक राशि में 30 दिन रहता है, वह राशि बदल देता है, लेकिन हमारे पास सूक्ष्म कैलकुलेशन का अभाव रहता है, जिससे हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने में दिक्कत करते हैं। अब सूर्य एक राशि में एक महीना रहेगा, ठीक है जी, लेकिन वो एक नक्षत्र में 14 दिन रहता है। एक नक्षत्र में कितने दिन सूर्य रहेगा, 14 दिन। और एक चरण में कितने दिन रहेगा, एक चरण में रहेगा 3 दिन 12 घंटे। तो किसी को एक्यूरेट प्रोडिक्शन बतानी है, सूर्य मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कितना समय लेगा, ये आपको मैंने अभी बता दिया। सूर्य पर फोकस करना है, क्योंकि सूर्य राशि बदलता रहता है। सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने इस पर फोकस ज्यादा किया। तो सूर्य जो है एक राशि में एक महीना रहेगा, और एक नक्षत्र में 14 दिन रहेगा, एक चरण में 3 दिन 12 घंटे रहेगा। बात क्लियर है? अब हमारे को नक्षत्र के जो चरण होते हैं, चरण हमारे को अग्नि, ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल का बोध कराते हैं, जल का बोध कराएंगे। देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम तत्व बोध नहीं करते। वेद खुद कहता है, 4 वेद है हमारे, वेद को एक शब्द में बांध दिया गया है, तत्वमसि। हमें ग्रहों को भी तत्वमसि दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्या हमारा ग्रह अग्नि तत्व में है, पृथ्वी तत्व में है, वायु तत्व में है, जल तत्व में है? जब तक हम इन तत्वों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हम गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे। हमारे जन्म नक्षत्र से, जो भी जन्म नक्षत्र है, वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र तारा दोष में आता है। किसमें आएगा, तारा दोष में। सिंपल सी बात है, कोई इसमें है नहीं है। तारा दोष के अंदर कोई भी ग्रह बैठा होगा तो उसकी दशा आपको पीड़ा देगी ही देगी। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको
कल यानी 15 अप्रैल 2024 को ये जो है, आप सारे अपने ना चार्ट खोल के बैठना, मैं बड़े जबरदस्त सीक्रेट सूत्र यहाँ पर भी रिवील करूंगा, ऐसा नहीं है नहीं करूंगा। 15 अप्रैल को 8 से 9 बजे डेली क्लास होगा, 10 क्लासेस का कोर्सेज है। और ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा, 5 क्लास मंडे टू फ्राइडे, द नेक्स्ट क्लास मंडे टू फ्राइडे। क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, और लाइफ टाइम के लिए आपको क्लास रिकॉर्डिंग हो जाएगा, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ का जो इसमें स्लॉट है वो 111 पेजेस की है मेरे पास, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। दोज हु आर इंटरेस्टेड, ई सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। फी इसका जो है आपका 4177, ये इसका फीस है 4177। अब मैं आगे बढ़ने से पहले ना आपको मैं पीडीएफ के दर्शन कराता हूँ। पीडीएफ वन ऑफ द बेस्ट है, जिसको मैंने मॉडिफाई किया है, वो है पदार्थ के ऊपर। पदार्थ के ऊपर, चरण के ऊपर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो 111 पेजेस का है। आई विल हैंड ओवर यू दिस पीडीएफ। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है पीडीएफ इंग्लिश में पढ़े, जिनको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़े, पर मैं दूंगा दोनों भाषाओं में। ठीक है, आगे चलते हैं और अब आगे समझने का प्रयास करते हैं नक्षत्रा को। और आराम से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब सात्विक क्या होता है, आ जाइए। सात्विक जो है वो नक्षत्र किसके होते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। सात्विक नक्षत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए बुध और बृहस्पति, ये क्या कहलाते हैं, सात्विक नक्षत्र। क्लियर है। अगर ये बुध सात्विक नक्षत्र, बड़े ध्यान से समझना, आदमी में, आदमी किसी की भी कुंडली में, अब आ जाओ इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूं, बुध और बृहस्पति अगर ये सात्विक नक्षत्र में, बड़े ध्यान से समझना मीनिंग, सात्विक नक्षत्र में, मैंने सेंटेंस बोला है कि सात्विक नक्षत्र किसके होते हैं, दो ग्रह हैं, बुध और बृहस्पति। अब मैंने कहा कि सात्विक ग्रह बुध और बृहस्पति अगर सात्विक नक्षत्र में है, तो जीव के अंदर सतो गुण बहुत कूट कूट के भरा होगा। वो जातक सात्विक है हर एंगल से। सात्विक नक्षत्र, सात्विक ग्रह सात्विक नक्षत्र में है। इसी तरह हमने देखना है कि ग्रह राशिक नक्षत्र में है, शुक्र राशिक ग्रह है। अगर कोई ग्रह शुक्र के नक्षत्र में है तो जातक के अंदर राशिक गुण आएंगे। अगर कोई ग्रह तामसिक नक्षत्र में है तो जातक में तामसिक गुण आएंगे। अब वो चाहे अवगुण को या गुण को, कलयुग में तो भैया शायद इसको गुण ही कहते होंगे, हम तो इसको ज्यादा नहीं कह सकते। तो इस तरीके से हमने इसको बारीकी से समझना है। आगे चलते हैं, गंडमूल के नक्षत्र भी आपको पढ़ाए जाएंगे। टोटल 6 होते हैं, केतु के 3 और बुध के 3। तो ये 6 गंडमूल नक्षत्र होंगे। ठीक है, तामसिक नक्षत्र बताता चला जाता हूं। तामसिक जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं पापी ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु, ये तामसिक नक्षत्र। ये जो ग्रह हैं ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, अशुभ ग्रह होते हैं। इन्हें तामसिक, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह अगर मंगल, शनि, राहु, केतु के नक्षत्र में है तो उस ग्रह में तामसिक गुण आएंगे। समझ आया मीनिंग, कैसा गुण आएंगे, तामसिक गुण आएंगे उस ग्रह के अंदर, कारण वो मेलेफिक प्लेनेट के नक्षत्र में बैठा है। नक्षत्रास के अंदर इनको कहते हैं तामसिक ग्रह। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा, मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके पास रखूंगा। अब होता क्या है कि हम लोग ना गंडमूल गंडमूल कह देते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अश्वनी के दूसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है। क्लियर। अब हमें ये पता लग गया कि ये तो, ओहो सॉरी, गंडमूल है।
हमने नक्षत्र को देखते बोल दिए जी ये तो गंडमूल में बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन चरण पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि वो दूसरे चरण में जन्म हुआ है, तो उसके जीवन में ऐश्वर्य लिखा भगवान ने। अब लोग क्या करते हैं बेचारे, कईयों को नहीं पता होता, दे डोंट फोकस ऑन द चरणा। उत्तर भारत में चरण कहते हैं, दक्षिण भारत में पदा कहते हैं। इफ द अश्विनी जो कॉन्सिलेशन है इन द सेकंड पदा, देन द पर्सन विल हैव अ प्रॉस्पेरिटी इन हिज लाइफ, सिंपल। और उठा के हमने क्या करा, इसकी पूजा करा दी, यानी चलते घोड़े को सेंटा मारा। नहीं करा हो ना, जब आपका जन्म ही इसके लिए हुआ है। अब मान लीजिए, अब ये एक एग्जांपल है, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। रेवती में जन्म हुआ, क्लियर है। अब आपको पता लग गया ये तो गंडमूल में है। मान लीजिए वो पहले चरण में पैदा हुआ है, तो राज्य से सम्मान मिलेगा। भैया मत कराओ ना पूजा, राज्य से सम्मान मिलना है आपको। आप पूजा करा रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर आता है कि हमारा जो पुरुष नक्षत्र होते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। पुरुष नक्षत्र होते हैं, मैं लिख देता हूं कुछ एक पुरुष नक्षत्र, बाकी सारे क्लास में मेरे को पढ़ाने हैं। मान लीजिए अश्विनी है, इसमें अश्विनी आएगा, पुनर्वसु आएगा, पुष्य आएगा, हस्त आएगा। ये पुनर्वसु नक्षत्र हैं। अगर कोई स्त्री का जन्म इन नक्षत्रों में है, तो उसमें पुरुषत्व वाला भाव आएगा। देखिए, स्त्री और पुरुष में भगवान ने दो गुण बना करके मैन्युफैक्चरिंग मशीन में डाले हुए हैं। पुरुष में अहंकार होता है, स्त्री में कोमलता ममता होती है। आज सभी के डाइवोर्स या गृहस्थ आश्रम क्यों नहीं चल रहे? स्त्री ने पुरुष तत्व पकड़ लिया। पुरुष में तो बाय नेचर ईगो होती है यार। स्त्री ईगो के लिए नहीं बनी, स्त्री समर्पण भाव के लिए बनी है। उसमें ममता होती है। पहले जमाने में कहते थे ना कि माँ गीले पे सो जाएगी, बच्चे को सूखे पे सुलाती है। आज तो हगीज आ गए हैं, मुद्दा ही खत्म हो चुका है ना। वो ममता वाला फीलिंग तो आया ही नहीं माँ में। उसने तो हगी पहना के जान छुड़ाई। कौन बदलेगा लंगोट? पहले आज की जनरेशन को तो लंगोट भी नहीं पता। लंगोट क्या होता है भैया? बच्चे को लंगोट बनाए जाते थे, पहनाए जाते थे, सुनाया जाता था। तो नई जनरेशन को इन चीजों से तो कोई मतलब है नहीं। बात समझ में आ गया है आपको यहां तक पुरुष वाला? अब इसको वाइसा वर्षा कर देते हैं। स्त्री नक्षत्र है, जैसे मान लीजिए रोहिणी है। बात क्लियर है? ये जो स्त्री नक्षत्र में अगर किसी पुरुष का जन्म हुआ है, तो उसमें सॉफ्टनेस आएगी। ऐसा नहीं है नहीं आएगी। वो दिखाए ना दिखाए, पुरुष दिखाता नहीं है अपनी सॉफ्टनेस, कुछ दिखा देते हैं, तो सॉफ्टनेस आएगी। परंतु ये जो रोहिणी नक्षत्र है ना, ये रिसर्च करने वाला, शोध करने वाला, साइंटिस्ट पैदा करने वाला नक्षत्र बन जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा आता है नपुंसक नक्षत्र। इसको ना नपुंसक नहीं समझना। इसका अर्थ होता है जैसे मृगशिरा है, ये मंगल का नक्षत्र है। नपुंसक नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, तो आप पैदाइशी योद्धा हैं। आपको युद्ध की शिक्षा लेनी नहीं है, भगवान ने वो गुण आपको बाय बर्थ दिए हैं, योद्धा के गुण। ये डिफरेंस लेकर के आपने चलना है। तो नपुंसक नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आपका अंदर योद्धा वाले गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। आगे चलें, अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आता है गोत्र नक्षत्र। जो आप कुंडली सॉफ्टवेयर पर मिलाते हैं ना, वो इसी से बना होता है। गोत्र क्या है? आप देखिए, हमारे क्या होता है, ऋषि है, मारीच ऋषि हैं, तो उसको बोलते हैं मारीच नक्षत्र। तो आपका गोत्र हो गया मारीच, अगर आप अश्विनी में पैदा हुए। क्लियर है? इसके अंदर और भी आएंगे। आप जैसे मान लीजिए ऋषि हैं, वशिष्ठ जी पैदा, वशिष्ठ जी थे, अंगीरा थे, ठीक है, अत्रि जी थे, अत्रि जी, पुलस से, यही गोत्र हैं 8 जो फीड करते हैं।
और जब मैं मैरिज का कोर्स पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं ये गोत्र दोष नहीं लगेगा, आप शादी कर सकते हैं। ये हो गया, पुलस्य हो गया, पुलह हो गया, क्रतु हो गया। तो ये डिवीजन है नक्षत्रों की हमारे गोत्र के लिए। ये भी मेरे को अच्छे से पढ़ाना है। अब आ रहा हूं मैं कुलाकुल नक्षत्र से। अब ये बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, तो मैंने साल डेढ़ 2 साल पहले, मुझे याद नहीं है कब मैंने डाला था कुलाकुल नक्षत्र का। मान लीजिए आपका चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है, क्लियर है? तो कुलाकुल नक्षत्र के अंदर पहले मैं बता देता हूं 3 श्रेणी होती है कुलाकुल, ठीक है। दूसरा आएगा अकुल, फिर आएगा कुल। 3 श्रेणी होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जन्म जो है चंद्रमा में जो था वो नक्षत्र था, एक सेकेंड, वो कृतिका या हस्त नक्षत्र में हुआ है या आपका अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? अकुल। अकुल, ये श्रेणी आई अकुल नक्षत्र की। इसका अर्थ ये है कि बच्चा जो इन नक्षत्रों में पैदा हुआ है वो अपने माता पिता से आगे बढ़ेगा जीवन में, बात खत्म। अगर पापा का वे ऑफ लिविंग जो है उससे डबल स्टैंडर्ड में बेटे का लिविंग आएगा या बेटी का लिविंग आएगा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि वो अकुल नक्षत्र में पैदा हुआ। ये तीनों मैं बड़े अच्छे तरीके से कराऊं, कराना तो मुझे सारा ही अच्छे तरीके से। तो हमें ये देखना है कि किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है। क्या मैं अपने कुल से आगे बढ़ूंगा, अपने परिवार से अच्छी स्थिति में रहूंगा जीवन भर या नहीं रहूंगा, तो वो अकुल नक्षत्र बताएगा आपको, आप रह सकते हैं। आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। नक्षत्र की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, नक्षत्र प्रवृत्ति कह लीजिए या स्वभाव कह लीजिए। वो क्या होता है? ध्रुव, स्थिर, चार, मृदु, क्रूर, लघु, ये सब नक्षत्र आएंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा अंधलोचन, मंदलोचन, सुलोचना। देखिए, लोचन का शब्द का अर्थ होता है नेत्र। अंधलोचन, मंदलोचन, ये सब नक्षत्र हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अंधलोचन नक्षत्र है, ये प्रश्ना कुंडली में भी आता है। वो होते हैं रोहिणी, पुष्य। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी की चाहे 1 महीना पहले कोई चीज गुम हुई हो, आज ही उसने आपको फोन करके ये कहा कि सर मेरी कोई चीज गुम गई है, कब मिलेगी? आपने आज ही कुंडली में देखिए चंद्रमा गोचर में कहीं रोहिणी या पुष्य नक्षत्र में है, तो आप उसे ये कह सकते हैं पूर्व दिशा में खोजिए, आपको चीज मिलेगी, और किसी दिशा में खोजने की जरूरत नहीं है। तो इसे अंधलोचन कहते हैं, क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर आता है मुखलोचन। मुखलोचन, मुखलोचन में क्या आएगा? अधोमुख, फिर आएगा उधरमुख, फिर आएगा त्रिमुख। त्रिमुख नक्षत्र में अगर आप कार चलाना सीखते हैं जल्दी सीख जाएंगे। त्रिमुख नक्षत्र में आप कार खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, किसने मना करा है? आपको विशेष लाभ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब हमारे को ना भगवान ने बहुत अच्छी चीजें दी हुई हैं और उन चीजों को हमने समझना है। कैसे? आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है कि जैसे स्थिर नक्षत्र है, उत्तरा फागुनी, यानी तीनों उत्तरा ले लीजिए, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, ये कहलाते हैं स्थिर नक्षत्र। इसमें मंत्री लोग शपथ लेते हैं। यानी पहले क्या होता था, राजा जो है गद्दी पर बैठता था फिक्स नक्षत्रों में, स्थिर नक्षत्रों में। आपने नौकरी ज्वाइन करनी है,
आपने मकान बनवाना है, आपने गृह प्रवेश करना है, तो स्थिर नक्षत्र में अगर आप प्रवेश करते हैं, या आपने शादी करनी है, भाई शादी कोई आलू प्याज नहीं है, रोज बनानी है, आपने एक बार ही शादी करनी है, तो स्थिर नक्षत्र में शादी करेंगे तो उससे लाभ आएगा। यानी चर नक्षत्रों में ना तो आपने विवाह करना है, ना आपने गृह प्रवेश करना है, ना गद्दी पे बैठना है। बात क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। अगला पॉइंट आता है खरीदना और बेचना। खरीदने के लिए जो है हमारे को रे रेवती नक्ष सॉरी स्वाति नक्षत्र अनुकूल रहता है। क्या रहता है? अगर कोई चीज खरीदनी है हमें, तो स्वाति नक्षत्र हमारी मदद करेगा, चीज अच्छी मिलेगी और उसकी लाइफ टाइम भी अच्छा रहेगा। अब हमें मान लीजिए कोई चीज बेचना है, तो हम पूर्वा फाल्गुनी में वो चीज बेच, अरे भैया चंद्रमा का गोचर देखना, बस और कुछ नहीं है। पूर्वा फाल्गुनी में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो आप चीज बेच दिए, आपको लाभ आ जाएगा अच्छा सा। क्लियर है? अब आता है मास शून्य नक्षत्र। मास शून्य नक्षत्र। अब जैसे चैत्र मास चल रहा है इस समय, जो चैत्र मास के अंदर चंद्रमा जब भी रोहिणी नक्षत्र में गोचर करे, तो कोई भी शुभ काम उस दिन नहीं करना। क्यों? रोहिणी नक्षत्र को चैत्र मास का शून्य नक्षत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? मास शून्य नक्षत्र। फिर आता है दग्ध नक्षत्र। दग्ध का अर्थ होता है जल जाना। दग्ध नक्षत्र यानी क्या है? अगर भरणी नक्षत्र जो है रविवार को पड़ता है, जैसे आज संडे है, अगर आज चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, तो वो अशुभ फल देगा। जल चुका है, दग्ध है वो। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यम घट, यम दृष्टा, ये सब देखेंगे। वो मास बेकार होता है। अब यम घट जो होता है अशुभ फल देगा, यम घट भी बता ही देता हूं क्या फर्क पड़ता है। मघा हो और उस दिन रविवार हो, तो यम घट हो जाएगा। यम दृष्टा क्या होता है? मघा हो और रविवार हो, तो यम दृष्ट हो जाता है। फिर आता है पंचक नक्षत्र। पंचक नक्षत्र कौन से होते हैं? घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये नक्षत्र क्या होते हैं? हमारे पंचक नक्षत्र हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम ये पूछते हैं, पंडित जी पंचक तो नहीं लगा हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा आज घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। क्लास में बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, फिर भी यहाँ कोशिश कर रहा हूं। तो आपको अपनी सेफ्टी करनी है इससे, आग से। खास तौर से फीमेल्स को, जो बेचारी चूल्हे पर बैठती हैं, मतलब गैस पे चाय वाय बनाती हैं, रोटी पलटनी है तवा हटा करके, तो वो कहीं आग टच ना हो जाए। तो अगर वो घनिष्ठा में है, तो ये संभावनाएं हो जाएंगी। अब आते हैं असली पॉइंट पर और अगले वाले पॉइंट पर। द्विपुष्कर। द्विपुष्कर नक्षत्र क्या है? और त्रिपुष्कर। अगर इसमें हानि हुई या लाभ होगा, तो भाई साहब तीन या दुगना होगा, ये पहले बता रहा हूं। इसलिए कभी भी कोई काम जल्दबाजी में द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर में नहीं करना है। अगर त्रिपुष्कर में करेंगे तो तीन गुना, द्विपुष्कर में करेंगे दुगना हानि या दुगना लाभ होगा। अगर त्रिपुष्कर में करेंगे तो तीन गुना हानि या तीन गुना जो है वो लाभ होगा। अब आते हैं हम लोग आगे पॉइंट के ऊपर। अगले पॉइंट पर आने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा
कि रवि योग, अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, ये सारे आपको नक्षत्र पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। उत्पाद, मृत्यु काल नक्षत्र। अब अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र हेड को रिप्रेजेंट करता है। बड़े ध्यान से समझिए, अश्विनी नक्षत्र हेड को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखिए कुंडली भी है, क्लास में वो आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ। अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में जा रहा है, आप अपने चार्ट में देखिए चंद्रमा किस भाव से गुजर रहा है, 6 8 12 से, क्या वो मैलेफिक अफ्लिक्शन में भी है, तो आपको सिर में दर्द आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें दिमाग क्या लगाना, बहुत इजी चीज है, इतना इजी कहीं नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। अब मैं चरण के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कष्ट के दिन क्या होंगे। मेरी अभी जो वैदिक लेवल 4 है वो क्लास खत्म हुई, मिस्टर एपी कुमार जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर से, तो उन्होंने बात शेयर करी थी क्लास में, फ्राइडे के दिन आई थिंक सो, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती हैं। अगर मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र है, सिंपल सा पहले लिया हमने, हमारे को ज्यादा ज्ञान नहीं था, हमने पंचांग खोला, जो भी है, चंद्रमा देखा, और ये देखा कि अश्विनी नक्षत्र में, तो ये बने 9 दिन कष्ट के। आपके कितने दिन है कष्ट के? 9 दिन। आपको अगर हेल्थ में कोई इशू आया तो दैट विल स्टैंड बाय 9 डेज। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहीं तक समझ में आ गया। आगे आते हैं, अब हमें इसको और सूक्ष्म जाना है, तो चरण से पता लगेगा। चरण से पता लगेगा, चरण हमें बताएगा कि वाकई 9 दिन रहना है या कष्ट ज्यादा रहेगा, कम तो नहीं कष्ट रहेगा। अब चरण से कैसा है, मान लीजिए पहला चरण है अश्विनी नक्षत्र का, तब आपका 9 दिन कष्ट होगा। अगर दूसरा चरण है तो 11 दिन कष्ट होगा। अगर अश्विनी का तीसरा चरण है तो 10 दिन कष्ट होगा। अगर अश्विनी का चौथा चरण है तो 20 दिन आपको कष्ट रहेगा। तो ये कष्ट आ गया, हमें पता लग गया नक्षत्र से। आगे चलते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे है आ, इसके अंदर मुझे अश्विनी से लेकर के पहला नक्षत्र है, और 27वां नक्षत्र जो है रेवती, यहां तक सभी नक्षत्रों की व्याख्या भी देनी है। काफी बड़ा है, काफी डिटेल के अंदर है। अब जैसे मान लीजिए समवन इज बॉर्न इन अश्विनी फर्स्ट पदा, यानी किसी का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, और वो पहला चरण होता है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट, तो 4 चरण होते हैं। अगला चरण जो हो जाएगा 3 डिग्री 20 मिनट में, 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ दीजिए, 6 डिग्री 40 मिनट हो गया, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। तो चरण में आपका अगर जन्म हुआ है तो आपका जो है सुंदर होंगे आप, आपकी चमकदार स्किन होगी, आपकी आंखें बड़ी भगवान दे सकता है। ठीक है, इन लोगों का पारिवारिक जीवन जो होगा अश्विनी नक्षत्र वालों का, चलो पहले स्वभाव बता देते हैं। ये ऐसे लोग लक्ष्मी की प्राप्ति इनको होती है, क्रोध इनमें आएगा। ठीक है, क्योंकि केतु को कुंजवत कहते हैं, तो मंगल वाली बात है। ये स्वतंत्र प्रेमी होते हैं, किसी के अंडर वाली बात नहीं होती। 30 वर्ष की आयु का जीवन इनका संघर्ष पूर्ण होता है। 30 वर्ष के बाद इनके संघर्ष में कमी आती है। पारिवारिक जीवन क्या होगा, इफ समवन इज बोर्न इन अश्विनी कॉन्सिलेशन देन इन दैट केस पिता से उपेक्षा पाएगा, यानी पिता उस पर इतना फोकस नहीं करेंगे, उसे मामा से और अपना फ्रेंड सर्कल बाहर के लोगों से सहायता मिलेगी। 26 से लेकर के 30 वर्ष की आयु में इसका विवाह हो जाएगा। पुत्रों की संख्या पुत्रियों की संख्या से अधिक होगी। भैया आजकल तो हम दो हमारे दो हैं, मुद्दा मीनिंग हो जाता है, ग्रंथ तो हजारों साल पहले लिखे गए थे ना।
अगर आपका चंद्रमा जो अश्विनी नक्षत्र में है 2 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री के बीच में हुआ है, तो भैया ये समझ लो सारी जिंदगी का हेल्थ इशू दे दिया भगवान ने आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में, या 2 डिग्री या 3 डिग्री का हुआ है, तो परेशानियां मिलेंगी। माइग्रेन का रोग हो जाएगा, हार्ट का ट्रबल आ सकता है आपको, माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द वाली प्रॉब्लम आपको लगी रह सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई स्त्री पैदा हुई है तो उसका मीनिंग अलग होगा, वो सुंदर होगी, अपनी जो फीमेल्स का जो उसका सर्कल है उसमें वो सबसे फेमस मानी जाएगी, अच्छी गृहस्थ आश्रम को चलाने वाली होगी। हाँ, शायद मैंने अपना अभी जो वैदिक लेवल 4 खत्म हुआ तो उसमें भी बताया था कि अगर इफ एनी फीमेल इज बोर्न इन अश्विनी कॉन्स्टिलेशन ना, शी में सी अबॉर्शन लाइक दैट प्रॉब्लम, मिसकैरेज, गर्भपात, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र है ना। अब आगे चलते हैं। इस उस फीमेल को गहनों का और कपड़ों का सलीका पता होगा, उसका शौक होगा उसको, और वो 23 से 26 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो जाएगा। पति से दूर रहना पड़ेगा। दूर रहने का मतलब या हो सकता है उसका पति आर्मी में हो तो बेचारा पोस्टिंग पे गया है, या नेवी में हो, या फॉरेन कंट्री में जॉब करने जाते हैं। अब अब मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में कोई पैदा हुए हैं, जॉब करती हैं कोई फीमेल, तो जैसे ही वो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगी तो उनका जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। शील ट्राई टू टेक अ वीआरएस अगर वो जॉब करती हैं। अगर फीमेल अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई है तो इनका वाइसे वर्षा आ गया। अगर पुरुष पैदा हुआ अश्विनी में तो बेटे ज्यादा, बेटियां कम। अगर स्त्री अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई है तो बेटियां ज्यादा, बेटा कम। समझ में आ रहा है मेरी बात? बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से है। अब अश्विनी नक्षत्र का मैंने बता दिया। अब आते हैं चरण के ऊपर। पहला चरण है तो करेज देगा, दूसरा चरण है धन वैभव दे देगा, तीसरा चरण है जो है वार्ता कुशल, स्पॉन्टेनियस होगा पर्सन, फोर्थ चरण में है तो हेल्पिंग पर्सन होगा, जातक। अब अश्विनी नक्षत्र जो होता है ना, अश्विनी देवताओं के वेद्य थे अश्विनी, तो हो सकता है जातक अगर कुंडली में कॉम्बिनेशन अच्छे हैं तो ही कैन बी और शी कैन बी अ डॉक्टर, क्योंकि अश्विनी जो कुमार हैं वो देवताओं के वेद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। तो भगवान ने, मैंने देखा है अश्विनी वालों को जो जन्म होता है ना, उनको अपना कार्मिक डेट्स देना होता है, चाहे वो सेवा भाव से दें, चाहे मान लीजिए डॉक्टर नहीं है पर उसमें सेवा भाव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कुंडली में योग नहीं है तो सेवा भाव भी आ सकता है। तो ऐसे लोगों को भगवान ने, ऐसे लोग ना चेक करना, जितने भी हीलिंग वाले हैं ना, देखिएगा उनका चेक करना अश्विनी से लिंक तो नहीं आ रहा। आइदर देयर 10th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 8th लॉर्ड ऑकल्ट का है ना, 8th हाउस, तो उसका लॉर्ड हीलर ना हो, या 10th लॉर्ड हीलिंग वाले जितने होते हैं ना, वो काफी लोग संभावनाएं आती हैं कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर होता है। आगे चलते हैं। नक्षत्र की एक सिंपल सी एक लाइन की रेमेडी है, उसी को करने से लाभ होगा। फालतू की रेमेडी कुछ भी कर लो, होना होना कुछ नहीं है। खाम खाना अपना दिमाग खराब करो ना, अपना समय और धन नष्ट करो। आगे चलते हैं। अब गोचर में कोई ग्रह या कोई ग्रह पीड़ित है, ये तो आपको पता है ना, कोई ग्रह पीड़ित होता है गोचर में पता लग जाता। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कोई नक्षत्र पीड़ित है? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नक्षत्र पीड़ित है, नक्षत्र मीन्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नक्षत्र आपकी आत्मा है, आपको अंदर तक झकझोर रख देगा। अगर आपका नक्षत्र पीड़ित हुआ, खास तौर से जन्म नक्षत्र, मान लीजिए आप प्रोफेशन में है तो 10th लॉर्ड का नक्षत्र अगर वो गोचर में पीड़ित है, और खास तौर से उसका तो मेरे पास कोई दवाई नहीं है और वो तो उपाय करे ही ना। मेरा रेमेडी का कोर्स चल रहा है, लोग समझते हैं रेमेडी बहुत इजी है, ऐसे नहीं होता। साले जितना 4-5 रेमेडी इकट्ठी करके देख लो, फायर ना खोले तो मेरे को लिखना, फायर खोल देंगी वो।
ऐसे नहीं होता रेमेडी मुंह उठाया रेमेडी कर दी, रेमेडी किस परिस्थितियों में करनी है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हमको पीड़ित नक्षत्र चेक करना है। आपका मान लीजिए नेटल चार्ट में 10th लॉर्ड का नक्षत्र पीड़ित है और गोचर में भी पीड़ित है, तो लग गई लंका। सीधी बात, नो बकवास, बहुत इजी है, क्योंकि वो मैचिंग हो गया ना। नेटल और ट्रांजिट मैच कर गए, जब मैच कर गए तो पीड़ा सर्वाधिक होगी। अब आगे चलते हैं। अब आ गया अधान नक्षत्र आता है, वैनशिक आता है, सामुदायिक आता है। ये द्वापर युग के अंदर ये विधि यूज हुआ करती थी, जिसे मेरे को पढ़ानी है। ठीक है। अब मैं एक सेकंड में लिख करके बता देता हूं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपका जो जन्म नक्षत्र है से 23वां 22वां या 23वां नक्षत्र पर से कोई भी पापी ग्रह गुजरेगा, कौन गुजरेगा? पापी ग्रह। भैया काफी परेशानियां दे जाएगा, आपके अपने भी पराये हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अपने भी पराये हो जाएंगे। सबसे ज्यादा सदैव सूर्य पर फोकस करा करो। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सूर्य से हमें पुरुलता नक्षत्र देखना है, पुरुलता। पुरुलता के अंदर दो कैटेगरी आता है, 12वां नक्षत्र से आगे की ओर सूर्य जहां जिस भी नक्षत्र में कुंडली में है, 12वें नक्षत्र से अहेड, ठीक है, वो देखना है हमारे को। अगर वो मान लीजिए आपका सूर्य जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है, सिंपल सी बात है, इजी हो जाएगा समझने में, ये पहला नक्षत्र है, तो पुरोलता इसकी उत्तरा फागुन की होगी। पुरोलता मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पुरोलता जो होगी वो उत्तरा फागुनी की होगी। तो आप अगले को स्टैम्प पेपर पे लिख देना, धन हानि निश्चित है। स्टैम्प पेपर पे लिख कर देना, हो के रहेगी। अब यहां आता है कि रेमेडी करनी है हमें, क्योंकि धन हानि निश्चित है। अगर आप रेमेडी करेंगे धन हानि होगी। जहां आपका 1000 रुपए का लॉस होना है वहां 100 रुपए का लॉस होगा, फर्क इतना आएगा बस। हानि होगी ये निश्चित है, आप वो हानि नहीं टाल सकते। ये नियम कोई नहीं लगा कि अब लोग यही तो नहीं बताते ना, वो कहते हैं जो उपाय करेंगे सब ठीक हो जाए। अरे भैया नहीं ठीक होता, ऐसे थोड़ी है। ग्रह आए हैं, वो अपना आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही तो फल देना है। आपने उपाय कर लिया। अब देखो, मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया, पुलिस केस तक की नौबत आ गई। अब इंडिया में क्या होता है, एक नेता दूसरे नेता पर झूठे इल्जाम लगा देता है, तो क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल कर देता है सामने वाली पार्टी। अब जब क्रिमिनल डेफेमेशन में सजा होगी सिद्ध होने पर, तो वो क्या करता है, देखता है पहले तो केस स्टार्टिंग में लड़ लेता है, दोनों नेता लड़ते हैं। अब उसे पता लगता है कि मैं फंस गया, तो वो फिर क्या करता है, सॉरी लेटर लेकर के ओपो दूसरी वाली पार्टी के पास जाके माफी मांग लेता है। द केस इज बीइंग डिसमिस। तो सिर्फ यही है कि हमारे को जो कष्ट आना है, तो अगर हम तरीके से उपाय करेंगे वो चला जाएगा, लेकिन इवेंट तो कंडक्ट होगा ही होगा। आगे चलते हैं और अच्छे से मैं बताता हूं। सूर्य पर सर्वाधिक फोकस करा करो, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है। अब देखिए फिर से देखिए, सूर्य आपका कोई तो जन्म नक्षत्र होगा। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वो आपका जन्म नक्षत्र हुआ। जब भी सूर्य जन्म नक्षत्र पर आएगा, हानि देगा और परेशानी देगा, ये बात पक्का मान करके चलिए। सिंपल सी बात है, हानि देगा और परेशानी देगा, चिंता देगा। अब मान लीजिए चंद्रमा आपका अश्विनी नक्षत्र में है, आपका जन्म नक्षत्र है, ये हुआ आपका जन्म नक्षत्र। अब दूसरा नक्षत्र कौन होता है? भरणी। ये तो हो गया आपका जन्म नक्षत्र, भरणी ये पहला हुआ,
ये दूसरा हुआ। इस भरणी नक्षत्र पर जब सूर्य गुजरेगा तब आपको लाभ देगा। बात खत्म। क्या देगा आपको? लाभ देगा। अब आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, ये विधि जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये द्वापर युग में सर्वाधिक प्रचलित थी, आजकल लुप्त हुई पड़ी है। सूर्यात नक्षत्र बिंदु, इसमें पहला आता है बिंदुन्मुख, दूसरा आता है सन्निपात, तीसरा आता है कि ये भैया ग्रह नहीं है केतु, कहीं केतु ग्रह समझ लो, गलती नहीं करनी है। चौथा होता है उल्का, पांचवा होता है कंप, छठा होता है वज्र, सातवां होता है निर्घात। ये सात है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इस तरह से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं बता देता हूं, ये कुंडली से निकालना पड़ता है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन है चार्ट के अंदर। ऐसे नहीं होता विदुन्मुख नक्षत्र। जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आती करनी, तब आप गलती करेंगे ही करेंगे। विदुन्मुख नक्षत्र में कुछ भी अच्छा या बुरा होना है, बड़े ध्यान से सुनिए। विदुन्मुख नक्षत्र में कुछ भी भविष्य में अच्छा या बुरा होने वाला है, तो उसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा, अच्छा होने का भी और बुरा होने का भी। बट आप उस चीज के साथ कितने भी उपाय कर लो, छेड़छाड़ कर लो, वो घटके रहेगा। उसमें आप परिवर्तन करने की क्षमता भगवान ने नहीं दी। इनको क्या बोलते हैं हम? सूर्यात नक्षत्र। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इन चीजों को मुझे क्लास में सिखाना है। फिर आता है अगला पॉइंट, जिसे आप लोग मीना नाड़ी भी कहते हैं। अगर किसी ने मीना नाड़ी पढ़ी हो तो दे व जीव या जीव या धे कह सकते हैं। चलो मैं जीव व धे लिख देता हूं। तो इसको क्या है? मीना नाड़ी वाली बात आ गई। ये भी मुझे कराना है कि क्या दे का जीव से संबंध है? संबंध है तो बहुत अच्छा है जी, नहीं है तो वो संबंध पीड़ा देगा। अगर मान लीजिए देव और जीव नक्षत्र का संबंध 1, 5, 9 भाव से है, तो उस भाव के कारक तत्व में मल्टीपल पॉजिटिव आ जाएगा, मल्टीपल वो आगे बढ़ जाएंगे, मल्टीपल आपको रिजल्ट बढ़िया देंगे। क्योंकि पंचम भाव आपका आईक्यू लेवल भी है, तो ऐसे जातक की बुद्धि कुशाग्र होगी, अत्याधिक कुशाग्र। क्लियर। अब आते हैं राहु केतु के नक्षत्र पर। ये बहुत टफ है। ये जो अभी मैंने दोनों ये जीव और देह बताए हैं, इतना आसान नहीं है। मेरे को ये क्लास में समझाने के लिए कम से कम 3 या 4 बारी बताना पड़ता है, तब जाके आराम से समझ आता है। जीव और देह वाला जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं है। अगर समझ आ गया तो आपको जीवन की धारा पता लग जाएगी कि जीवन जहां का रहा है। अब आ जाओ राहु केतु के नक्षत्र पर। कोई भी ग्रह राहु केतु के नक्षत्र में है, कोई भी ग्रह, एनी प्लेनेट। मान लीजिए किसी का बुध बैठा हुआ है। अब बुध की एमडी, एडी और पीडी आएगी। राहु कुंडली में जिस भाव में बैठा है, उस भाव के फल भी बुध देगा अपनी दशा में। क्योंकि बुध राहु के नक्षत्र, राहु का कोई अपना घर नहीं है, कोई अपना भाव नहीं है, मूल त्रिकोण या वो जो भी है।
लेकिन सिंपल सा रूल याद रखिए, कोई भी ग्रह राहु केतु के नक्षत्र में है तो जो भी, जैसे अभी हमने यहाँ कहा बुध है राहु के नक्षत्र में, तो बुध अपनी एमडी एडी पीडी के अंदर राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव के भी फल आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। बात क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? अब चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपका फिफ्थ लॉर्ड जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा, राहु के नक्षत्र में आ गया, राहु के नक्षत्र में बैठा, राहु के नक्षत्र में बैठा है फिफ्थ लॉर्ड, ठीक है जी। और राहु आपका 10th हाउस में बैठा है। राहु कहां बैठा है कुंडली में? 10th हाउस में। बात क्लियर हो गया? अब जब ये फिफ्थ लॉर्ड की एमडी ईडी पीडी आएगी तो इस 10th हाउस का भी फल आएगा, इसका भी फल मिलना है। हम खोजते रह जाते हैं यार, आदमी का डिमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, पर हमें कहीं दिख नहीं रहा, दशा से लिंक नहीं मिल रहा। तो वो लिंक ऐसे मिलता है। आगे चलते हैं। आगे आता है सर्प शीर्ष नक्षत्र। ये कौन से होते हैं जी सर्प शीर्ष नक्षत्र? अब मान लीजिए मैं यही सिखा देता हूं, अगर आपकी कुंडली में हो तो आप सीख जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा दोनों अनुराधा में है। कौन से नक्षत्र में है? अनुराधा। क्लियर हो गया? यहां तक सिंपल सा। हम पढ़ रहे हैं सर्प शीर्ष नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा दोनों अनुराधा नक्षत्र में हैं। मान लीजिए ये अनुराधा नक्षत्र 8th हाउस में पड़ता है और राशि वहां पर कौन सी आई? वृश्चिक। अष्टम भाव में D1 चार्ट में देखना। कहां देखना है? D1 चार्ट। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अनुराधा में थे। कंडीशन है इसमें दोनों चाहिए हमें अनुराधा में। ये नहीं आप कहेंगे कि सूर्य अनुराधा में है चंद्रमा किसी और, नहीं, तब रूल नहीं लगेगा। रूल तब लगेगा सर्वशीर्ष नक्षत्र का। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, वो अनुराधा नक्षत्र में है। अब कुंडली के अष्टम भाव की राशि देखिए, वहां वृश्चिक राशि है क्या? ठीक है। तो क्या होगा? आपको असाध्य रोग होगा। सिंपल सी बात है। वैसे भी वृश्चिक राशि में चंद्र महाराज नीच के होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपने। वो तो अंडरस्टूड है ही आप लोगों को। अब एक और बढ़िया बात बता देता हूं। बढ़िया बात क्या है? बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं कि जन्म जो नक्षत्र होता है ना, वो दो फल देता है हमेशा। जब भी उसके कोई भी ग्रह जन्म नक्षत्र में बैठा, जन्म नक्षत्र का अर्थ होता है इट किल्ड यू इन द प्रीवियस बर्थ एंड गिवन यू द न्यू बर्थ। तो जब भी कोई ग्रह जन्म नक्षत्र में आएगा, यू विल एंड एनी ओल्ड वर्क एंड स्टार्ट द न्यू वर्क। सिंपल। समझ में आया? कोई पुरानी कॉपी को उठा के फेंकोगे, नई कॉपी लिखोगे, यानी अपना कोई नया काम भी शुरू करोगे। दोनों इवेंट घटेंगे, या पुराने इवेंट को जल्दी खत्म करके कुछ नया शुरू करेंगे। कुछ लोग नई ब्रांचेस शुरू करते हैं, वो अलग मीनिंग, वो भी एक ही बात है। अब आते हैं हाउस फेसिंग, अति सूक्ष्म। अश्विनी नक्षत्र है आपका, तो वेस्ट फेसिंग का घर आपको लाभ दे सकता है। और अगर ईस्ट फेसिंग का है, दैट इज योर बैड चॉइस। अनुराधा वेस्ट फेसिंग, चित्रा साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग में लेंगे तो बुरा प्रभाव देगा। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद जो मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया था वैदिक लेवल 4 में, तो इसमें भी मैं चाह रहा हूं कि मैं पढ़ाऊं आपको। जन्म नक्षत्र अजन्मा त्रिजन्मा, अर्थात हमारे को किस जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है, तो वो डिफाइन होता है जन्म नक्षत्र से, अजन्मा नक्षत्र से,
त्रिजन्मा नक्षत्र से। ये बात याद रखिएगा, हमें पता ही नहीं होता। तो मैंने इस बार कराया और क्लास के अंदर मैंने कहा आप अपने चार्ट में चेक करो कि आप किस तरह के कार्मी डेट्स भुगत रहे हो इस जन्म में। क्लियर है? अब किसी को कोई मेरे से क्वेरी पूछनी है तो मेरे से अपना कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं। मैं फिर भी एक पॉइंट रिवील कर देता हूं, कल मंडे से यानी 15 अप्रैल को ये कोर्स स्टार्ट होगा। 8 to 9 PM 10 क्लासेस का रहेगा, काफी बड़ा है, डीपली पढ़ाना है। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं के अंदर ग्रुप में दे दिया जाएगा। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए। फी आपका बड़ा मैंने नॉमिनल रखा है 4177। ठीक है, जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो ई सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर कैमरा आपको ऑन करना है, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, एनी काइंड ऑफ ए क्वेरी, क्योंकि ये काफी डिटेल में डेप्थ में आपको पढ़ाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पढ़ाई जानी है वो ये है कि आप जो है सबसे पहले कोई भी वीडियो बना देते हैं कि इस नक्षत्र में ग्रह बैठा है उसके ये फल है, इस नक्षत्र में बैठा ये फल है। दिस काइंड ऑफ ए टेक्निक आई विल रिवील फर्स्ट टाइम ओवर हेयर इन द क्लास। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए पूजा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए पूजा जी, अनम्यूट करिए। हाँ हो गया हेलो। unmute। हाँ बोलिए। अगर सर किसी का मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हो हम्म। और उसको तबीयत थोड़ी खराब हो तो। नहीं, देखो ऐसा है, मृगशिरा नक्षत्र अपने आप में देखिए ये मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा। ठीक है, मंगल किस श्रेणी में आता है? पापी ग्रह, बताइए। पापी ग्रह और छठे भाव में बैठा है उच्च हाँ, का होकर। आ गया ना, तो रोग उच्च का मिला ना फिर, रोग तो बढ़िया क्वालिटी वाला मिल गया फिर आपको। तो सर ऐसे बच्चे की फिर डॉक्टर बनने की होते हैं चांस? वो चार्ट के अंदर एक पॉइंट नहीं होता, देयर आर 1000 पॉइंट्स आर देयर, एक पॉइंट से आप नहीं कह सकते। अच्छा, आप क्योंकि कितने। बच्चे को ना थोड़ी ब्रेन से प्रॉब्लम हुई थी, उसकी दोनों साइड ब्रेन की सर्जरी हुई। हाँ तो मैंने अभी आपको प्यार से बात बोली ना कि उच्च का, जैसे ही बोला तो रोग हाँ। उच्च का मिलेगा, क्योंकि जन्म नक्षत्र ही उसका मृगशिरा है ना मंगल। और मंगल राहु केतु शनि जो है वो पापी ग्रह हैं। बात समझ में आया जी? आपके यस बच्चे सर। का तो फिर भी हल है, मेरा तो हल ही नहीं है। मेरा तो कार्मिक साइकिलिंग है, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया वही मेरा जन्म नक्षत्र है, कार्मिक साइकिलिंग वाला। यस बलबीर जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, पूछिए क्या पूछना थैंक यू चाह रहे हैं। सर। थैंक यू। हाँ जी, बलबीर जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर मैं पूछ रही थी कि आपने कहा जैसे चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, हम्म। तो सर जैसे लगन ही अश्विनी नक्षत्र का है, चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र का है। चंद्रमा आ गया ना अश्लेषा गंडमूल के नक्षत्र में आ गया ना, जो मैंने कहा पहले। अब इसको समझने के लिए चरण पर फोकस करना है हमारे। तो सर अश्विनी नक्षत्र लगन में जो आ रहा है वो नहीं देखना है? नहीं नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अच्छा, नक्षत्र तो ठीक है। चंद्रमा से होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से ही दशाओं का बोध होता है। चंद्रमा ही तो बताएगा दशाएं क्या मिलनी है इस जन्म में, वो लगन थोड़ी बताएगा, लगन तो खुद बैठा किसी नक्षत्र में। ठीक है ठीक ना? है, ठीक है। चलिए, ठीक है, हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स टू यू।